नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। दरअसल सीएम के निर्देश पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहभोज आयोजित किया गया था और इसमें सभी लोगों ने अपने घरों से टिफिन लाकर एक दूसरे के साथ टिफिन को साझा किया। इस दौरान सभी ने एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि घर से टिफिन लाकर साथ में बैठने का मजा ही कुछ और है और इससे साथ में बैठकर भोजन से पारस्परिक सद्भाव और सहयोग की भावना भी जागृत होती है। तो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ये सहभोज आयोजित हुआ था और कार्यकर्ताओं संग सीएम धामी ने अपना टिफिन भी साझा किया और सीएम ने भी जमीन पर बैठकर ही सभी के साथ खाना खाया। सभी ने जमीन पर बैठकर खाना खाया और चंपावत दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे, जिस दौरान ये अनोखी पहल देखने को मिली और सीएम धामी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर अपने टिफिन को साझा किया और जमीन पर ही बैठ के खाना खाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और कोच को 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी में होने वाले इन खेलों के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बताना चाहेंगे कि जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स के लिए उत्तराखंड से 2 खिलाड़ी और 3 कोच का चयन हुआ है और 12 जून को ये खिलाड़ी जर्मनी के लिए रवाना होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स के खिलाड़ियों से सीएम धामी ने मुलाकात भी की है और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और आपको बताना चाहेंगे कि स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तराखंड के लिए स्पेशल ओलंपिक गेम्स के लिए उत्तराखंड से 2 खिलाड़ियों और 3 कोच का सिलेक्शन हुआ है, जो कि जर्मनी के लिए जल्द ही रवाना होने वाले हैं और जर्मनी जाने से पहले इन खिलाड़ियों से और उनके कोच से सीएम धामी ने मुलाकात भी की और उनके हौसले को भी बढ़ाया। वे खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी और उससे पहले वहां पे उनके जर्मनी जाने से पहले सीएम धामी ने यह मुलाकात की है और ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स खिलाड़ी में 3 खिलाड़ियों का और 3 कोचेस का सिलेक्शन हुआ है। माफी चाहेंगे, 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है जिनसे सीएम धामी ने आज मुलाकात की और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। उधर उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल भी उठाए हैं और प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एमओयू सरकार ने साइन कर लिया है, लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सिंगापुर में रोड शो करने वाले हैं और ऐसा ना हो कि ये इन्वेस्टर समिट सिर्फ सैर सपाटे तक ही सीमित रह जाए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उत्तराखंड में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में अपना निवेश करेगा। इन्वेस्टर्स समिट जो त्रिवेंद्र जी ने किया था, उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है, लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनको उनके संग 100 करोड़ के आसपास का एमओयू भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और मैकेंजी ऐसी है जिसपे ईडी का छापा पड़ गया कंपनी में और 2 स्टेट्स में वो ब्लैकलिस्टेड भी है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं, तो मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे और वाकई में सच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है और यहाँ काम करने का माहौल हो तो निश्चित ही सब आएंगे। जिस तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन इन्वेस्टर आना चाहिए। उधर पहाड़ में बढ़ती जा रही लव जिहाद की घटना को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया था। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खास तौर पर जिन बालिकाओं ने द केरला स्टोरी नहीं देखी, उन्हें ये मूवी भी देखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है।
कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वॉश करते हैं। और साथ ही रेखा आर्या ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया मित्रता पर भी हमें सजग रहना चाहिए। बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी के पुरोला और देहरादून के चकराता में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूंगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। द केरला स्टोरी में वो सब घटनाएं हैं, वो हिंदू लड़कियां हैं जिनको किस प्रकार से भ्रमित करके, माइंड वॉश करके, किस प्रकार से उनको कौन सी दिशा की ओर डाइवर्ट किया जाता है, यह सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा बालिकाओं से, महिलाओं से, कि हम सब लोग जो है अलर्ट रहें। आज का समाज जो है वो बड़ा ही शातिराना ढंग से हमारी बेटियों को या महिलाओं को, जो कि बहुत मासूम मन की होती हैं और जो कि भोले मन की होती हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मित्रता पे भी हमें सजग रहना चाहिए। और बेहतरीन तो मैं यही कहूंगी कि जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उस पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत गंभीरता से हम लोग को काम करना चाहिए, ताकि हम अडिग रहे। जितना हमें अपने जिस धर्म में हम जीते हैं, जिस धर्म के कारण हम आगे बढ़ते हैं, जिस पे आस्था रखते हुए लगातार ईश्वर से हम वरदान प्राप्त करते हैं, तो आखिरकार हम लोग क्यों भटकते हैं, ये स्वयं में हम लोगों को मंथन करने की आवश्यकता रहेगी। समाज को भी बार बार मैं कहूंगी कि चाहे वो हमारे धर्मगुरु हों, चाहे हमारे माता पिता के रूप में हो, वो अपनी बालिकाओं पर, विशेष बालिका हो अथवा बालक हो, उस पर जो है उसकी सोशल एक्टिविटीज पे हमारे को जरूर नजर बना के रखनी चाहिए। बाकी सच्चाई जो है द केरला स्टोरी में हम सबको विदित है। यही अपने आप में बड़ा सबक है कि हमें किन से और कैसे हमको सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह देखते हुए निश्चित रूप से हम सबको सबक लेना चाहिए। तो उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और दरअसल आज देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए भैरव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक ज्ञापन भी प्रेषित किया और ज्ञापन के माध्यम से उत्तरकाशी, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्रों में हुई लव जिहाद की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई है। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और इसके तहत हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हर की पैड़ी कॉरिडोर पर शासन स्तर पर कार्रवाई होनी है और बताना चाहेंगे कि सौंदर्यीकरण के बाद हर की पैड़ी कैसी नजर आएगी, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है उसमें शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है और इसमें कॉरिडोर वाले मैटर्स में दुविधाओं में पड़ने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि उसमें कॉरिडोर में जो काम होगा वो एक डेवलपमेंट के सोच के साथ और ब्यूटिफिकेशन के साथ सोच के साथ होगा। और गवर्नमेंट जो कॉरिडोर में जो काम करने जा रही है उसमें ऐसी सुख सुविधाएं आपके यात्रियों के लिए, इवन लोकल्स के लिए भी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर वाले का कंसेप्ट को अडॉप्ट कर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गोरखपुर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार भेंट भी की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा होती हुई भी नजर आई। तो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद भी लिया।
उधर हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है और निगम के बजट को लेकर टाउन हॉल में बुलाई गई बैठक में भाजपा पार्षदों का कहना है कि मेयर के पति निगम के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर पति ने भाजपा महिला पार्षदों के आगे अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। भाजपाइयों का प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि मेयर अनीता शर्मा को बोर्ड बैठक को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। वहीं भाजपा पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप भी लगाया और माफी मांगने की मांग की है। जो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं, मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए। अशोक शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे, बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन 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 होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया। अब ये फिर कूड़े के ऊपर आके बैठ गए हैं, शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठ गए। मुझे अशोक शर्मा जी का विरोध ये समझ नहीं आता कि अपनी पत्नी का विरोध कर रहे हैं, मेयर का विरोध कर रहे हैं, और मेयर का विरोध कर रहे हैं तो मेयर उनकी पत्नी है। तो भाजपा पार्षद दल ने क्या बहिष्कार कर दिया बैठक? नहीं, अभी बहिष्कार नहीं किया। हमने मेयर मैडम से पूछा है कि वो या तो अपने पति का विरोध करें या उनका समर्थन जारी करें, और अगर वो उसका विरोध करती है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बताओ कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कोई आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है? एक महिला को दबाना चाहते हैं। महिला कभी दबने वालों में नहीं है, जब कोई भी हो महिला। पर मैं अपने विषय में कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं और इनको वो गलत लग रहा है क्योंकि सफाई हो रही है, हर जगह काम कर रहे हैं वो, तो इन्हें वो हो रहा है कि क्यों हो रहा है शहर में सफाई। तो ये आप सभी जानते हो, जनता भी जानती है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो चुका है और सबसे अधिक 7,13,000 यात्रियों ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं और सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक भी लगाई हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है और इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि 80% बदन ढका हुआ होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। सचिव के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के एक बयान ने सियासत तेज कर दी है। सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है, उसका जो उल्लंघन हो रहा था उसका पालन होना जरूरी था, और यही बात महंत जी भी कह रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी की माने तो जिस प्रकार से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनने का प्रचलन अपनाकर मंदिरों में आ रही हैं, उस पर विराम लगना जरूरी है। आज का जो समाज में एक कुरीति हो गई है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस भी महंत के इस बयान का समर्थन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जो महंत ने कहा है वो सही है और सनातन धर्म में इसका प्रयोग पहले से ही होता आया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि मंदिरों की अपनी परंपराएं होती हैं और उनका पालन जरूरी है। हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें सिर पे मतलब पल्ला डाला जाता है और पूरे मान सम्मान के संग रहा जाता है। वैसे भी अपने सीनियर के सामने नंगे सर नहीं जाया जाता हमारे यहाँ, और ईश्वर तो सबसे बड़ा और सबका पिता है। अगर उन्होंने, महाराज ने ये कहा है तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी, और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है। देखिए, माननीय महाराज जी अखाड़ा परिषद के महाराज हैं और उनके हर प्रत्येक जो मंदिर की हैं, चाहे कोई भी हो, अपनी परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं के तहत अगर उन्होंने ये कहा है तो वो उसमें
उनके नियम हैं, उनकी परंपराएं हैं और जो हमारी पूरी, क्योंकि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और कई आज अगर आप देखेंगे तो विदेशी भी हमारी जो परंपरा है और जो हमारा पहनावा है उनको अपना रहे हैं। कम कपड़े पहने हुए लोगों के मंदिरों में दर्शन बैन किए जाने के मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन होना जरूरी भी है। साथ ही तीर्थ पुरोहित विजय सती ने कहा कि जिस तरीके से आजकल कम कपड़े पहनने का ट्रेंड चला है वो धामों और मंदिरों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। आजकल जो एक बात सामने आ रही है कि ड्रेस को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर कि यात्री जो है इन तीर्थ स्थलों की जरूर इन तीर्थ स्थलों की गरिमा को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ की जो हमारी समृद्ध धार्मिक विरासत है इसका ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए और विशुद्ध रूप से ये धार्मिक की ही यात्रा है और इसे धार्मिक यात्रा ही रहने दिया जाना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक स्थलों की एक अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार के वस्त्र पहनने हैं तो अपने घर में पहन सकते हैं किसी प्रकार, लेकिन जो धार्मिक स्थल है जहां लाखों करोड़ों लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, उस धार्मिक स्थल के प्रति इस प्रकार का नजरिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। तीर्थ पुरोहितों और महानिर्वाणी अखाड़े के महंत के द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश भर में जो सियासत शुरू हुई है उसका असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा और कम से कम उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और अन्य दूसरे धार्मिक स्थलों पर पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसको समर्थन मिलता नजर आएगा। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। उधर लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुंभार ने वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर जीआरपी के एसपी अर्णा भारती और लक्सर जीआरपी की थानाध्यक्ष ममता गोला मौके पर मौजूद रहीं। इसके अलावा अन्य पुलिस चौकियों के प्रभारी भी मौजूद रहे और एसपी अजय गणपति कुंभार ने अनुशासनात्मक बिंदुओं पर बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान हथियारों सहित पुलिस की वेशभूषा और अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन को लेकर भी एसपी ने निरीक्षण किया है और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लक्सर थाना के अंडर में मैंने अभी फोर्स से बात करी, फोर्स का टर्नआउट का निरीक्षण किया और उनका एक मतलब जो चीजें हम लोग देते हैं, लॉजिस्टिक जो देते हैं उसका यूज करना आता है कि नहीं आता है, आर्म्स एम्युनिशन का यूज करना आता है कि नहीं आता है, वो टेस्ट किया, वो चेक किया। फिर वो किस प्रकार की सूचना यात्री लोगों को देते हैं वो चेक किया। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए, टाइम टू टाइम लाउड हेलर पे सूचना देके हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए। उधर हल्द्वानी में लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने काठगोदाम पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण किया था और तब लगा था कि आगामी कुछ दिनों में इसका कायाकल्प हो जाएगा, मगर 5 साल बीत जाने के बावजूद अब भी यहां पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां ना तो पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था। वहीं बारिश में तो बुरा हाल हो जाता है जब जरा से कमरे में लोगों की भीड़ समा नहीं पाती है और लोगों को छाता लेकर कार्यालय के बाहर ही खड़ा होना पड़ता है। यही हाल गर्मियों में भी देखने को मिलता है जब लाइन में लगे लोगों को घंटों बाहर खड़े होकर पसीना बहाना पड़ता है। आज के हमारे अपॉइंटमेंट है 61 हैं टोटल, जिसमें नॉर्मल और रीशू केस और 5 पीसीसी होती हैं। ये स्पेशल जो है मिनिस्ट्री के आदेश पे ये सैटरडे को ऑफिस खोले जा रहे हैं, जिससे एप्लीकेंट को जो लंबी डेट मिलती थी तो नज़दीकी डेट मिलने लगे। मेरा नाम योगेश जोशी है, मैं स्थानीय निवासी हल्द्वानी का। एक तरफ तो सरकार ने हमें काफ़ी सुविधाएं दी है कि पासपोर्ट बनाने के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता था, उस चीज़ से हमें निजात मिली है, तो यहाँ पर ये सुविधा सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर अनियमितताएं हैं, जैसे पीने का पानी नहीं है, काफ़ी देर तक लोग यहाँ पर बैठते हैं और प्रॉपर बैठने का स्थान नहीं है। छोटी सी यहाँ पर जगह है जिसमें 5-7 लोग अंदर आ सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो उनको बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। और जैसा मुझे सर ने बताया कि 65 लोगों की पासपोर्ट एक दिन में बन पाते हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिए 5-6 लोग अंदर बैठ पाते हैं, 60 लोगों को बाहर बैठना पड़ता है धूप में, गर्मी में, बरसात। मैं नोएडा से आई हूँ, हल्द्वानी में रहने वाली हूँ वैसे, लेकिन जब से हम यहाँ आए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ कहीं भी कुछ भी बैठने की सुविधा नहीं है लोगों के लिए। काफ़ी लोग
खड़े हैं और जो अंदर से आवाज भी दे रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ काफी धूप है जिसकी वजह से आप बाहर भी खड़े नहीं हो सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है और बताना चाहेंगे कि व्यक्ति ने पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली अभद्र टिप्पणी की थी। इसे पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है और भाजयुमो मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। हल्द्वानी के शीश महल गेट के पास वाली नहर कूड़े करकट से भरी पड़ी है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि जरा सी बारिश होने के बाद कूड़ा सड़कों पर आ जाता है। इसके साथ ही कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही लोगों का आरोप यह भी है कि कूड़े उठाने के लिए कूड़े वाहन और बैणी सेना को हर महीने भुगतान किया जाता है, बावजूद इसके कूड़े का कोई भी प्रबंध नहीं होता। नहरों में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इसमें इतनी बदबू आ रही है, ना इसे सिंचाई विभाग देख रहा है ना नगर निगम देख रहा है। इसी सिलसिले में कल मैंने मेयर साहब को भी नहर के कूड़े की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ कूड़ा इतना पड़ा हुआ है कि जो नहर के आसपास लोग रहते हैं, चलते फिरते लोगों को इतनी बदबू आ रही है। और यही कूड़ा अगर फिर जब नहर अगर आएगा पानी तो ये कूड़ा एचएम कोर्ट के पास निकलेगा और वहाँ पे फिर पानी ओवरफ्लो होगा। तो नगर निगम और सिंचाई विभाग दोनों का भी जिनका विषय बनता है ये कूड़े को शीघ्र हटाए और इससे बीमारियां जो गर्मियों के दिन में है, मच्छर और बीमारियां उत्पन्न होगी, इसका भी ख्याल नगर निगम और सिंचाई विभाग दोनों रखें। यहाँ पर ऐसा है कि सब लोग कूड़ा नहर पे डाल रहे हैं, गंदगी फैल रही है और दिन में यहाँ पर बदबू के मारे बैठना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पर न तो नगर निगम का कोई बॉक्स लगा पड़ा है, न कोई डिब्बा रखा हुआ है, तो जो भी लोग आते हैं तो सब कूड़ा नहर पे डाल रहे हैं। तो इससे प्रदूषण खराब हो रहा है, यहाँ पर गंदगी आ रही है। यहाँ पर हमारी दुकान है, दुकान पे बैठने की बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पर लोकल जो पार्षद हैं उन्होंने कई बार वीडियो डाले हैं और इतनी ज़्यादा बदबू है। गर्मियों का टाइम है, हालांकि हल्की हल्की बारिश हो जा रही है, लेकिन इतने मच्छर हैं उसकी वजह से और बहुत स्मेल है, कचरा जमा हो गया है। अब काम कहीं चल रहा है या कुछ भी है, पर नहरों की सफाई होनी चाहिए। निगम ने कुछ तो ध्यान देना ही चाहिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी मेंटल हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं। इस पर ज्वाइंट डायरेक्टर मेंटल हेल्थ मयंक बडोला ने बताया कि हर जिले में सीजीएम इसको हेड करते हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करने की तैयारी में है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हम लोगों का इस पर पूरा कार्य हो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके जब एक बार मिनिमम स्टैंडर्ड आ जाएंगे तो ये नशा मुक्ति केंद्र भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो तब इस पे लगाम ली जाएगी। तो शीघ्र इस पर कार्रवाई चल रही है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।